हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। अब जो फंडामेंटल राइट है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना। अगर हम सभी एग्जाम के लेवल की बात करें तो ये सबसे अहम टॉपिक माना जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसको थोड़ा सा बेसिक है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान के पार्ट थर्ड में उल्लेखित है। कौन से में? पार्ट थर्ड में उल्लेखित है। कौन? फंडामेंटल राइट। ठीक है, अपनी बात। अब जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं वो 12 से 35 तक पढ़ते हैं। कब से कहाँ से पढ़ते हैं? 12 से 35 तक पढ़ते हैं। ठीक है, अपनी बात। और एक बात और समझिए कि जो फंडामेंटल राइट की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से ली है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनकी जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से ली है। ठीक है, अमेरिका से ली है। ठीक है। एक बात और समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक बात समझ लेते हैं। देखो, यहाँ से एक बात निकल कर ये आती है कि जो भारत के संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनको ही मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ठीक है ना। अदर जो पार्ट है किसके? संविधान के अदर पार्ट है, अगर हम बात करें किसकी? डीपीएसपी की बात करें, हम नागरिकता की बात करें, उनको उनको जो मैग्ना कार्टा क्यों नहीं कहा जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, जो मैग्ना कार्टा है वो एक, हम बोल सकते हैं, वो एक अधिकारों को लेकर के, से संबंधित एक दस्तावेज है, एक समझौता है। ठीक है। जो कब का है? 1215 का है। कब का है? 1215 का है। और एक बात शायद आप जानते होंगे कि जो मैग्ना कार्टा है वो ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, अपनी बात। चलो इसको समझ लेते हैं पहले। तो 1215 में ब्रिटेन के अंदर, कहां पर? ब्रिटेन के अंदर एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था जॉन। ठीक है ना। कौन हुआ करता था? एक जॉन सम्राट रूल करता था। ठीक है ना। तो उस टाइम पर जॉन सम्राट और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच झगड़ा रहता था। किसको लेकर के? अधिकार को लेकर के। ठीक है ना। यानी कि जो जॉन सम्राट है और ब्रिटेन की जो जनता है, ठीक है ना, वो क्या करती थी? वो जॉन सम्राट से अपने अधिकारों की मांग करती थी। ठीक है ना। लेकिन कभी भी जो जॉन सम्राट है उन्होंने उसको स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब बाद में जो जनता है वो ज्यादा उग्र हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से ब्रिटेन के जो जनता है उनके अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अपनी बात। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के इतिहास के अंदर या वर्ल्ड के इतिहास में जो मैग्ना कार्टा है वो अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। तो इसलिए अगर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अधिकारों की बात आती है, ठीक है, कहीं पर भी क्या आती है? अधिकारों की बात आती है तो वहां पर एक टर्म को यूज किया जाता है और वो टर्म कौन सी है? मैग्ना कार्टा है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो भी कहीं ना कहीं क्या है? वो अधिकारों से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट होगा उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज राइट। अधिकार बोलते किसको? क्या अर्थ होता है अधिकार का? फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट क्या होता है। भाई, जब हम फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या है। फिर हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट की प्रकृति क्या होती है। ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पर राज्य की परिभाषा क्यों पढ़ेंगे उसको मैं बताऊंगा जब टॉपिक पर आएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? फंडामेंटल राइट से असंगतता। ठीक है ना। तो राज्य की जो परिभाषा वो आर्टिकल 12 से संबंधित है और फंडामेंटल राइट से असंगतता ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 से संबंधित है। ठीक है, अपनी बात। अब फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कौन आने वाले हैं? रिट्स आने वाले हैं। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, रिट्स क्या होते हैं, कौन जारी करता है, कब जारी किए जाते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो रिट्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तथा आपातकाल। ठीक है ना। यानी
कि फंडामेंटल राइट कैसे इमरजेंसी के दौरान सर्वाइव करते हैं, कब वो छीन ले जाते हैं, कब कौन से, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट तथा आपातकाल, फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और मार्शल लॉ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल राइट की आलोचना होगी, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा होगा, वो फंडामेंटल राइट का महत्व होगा। और अन्य जो चीजें हैं उनको भी पढ़ेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मतदान का अधिकार, ठीक है ना। मतदान का अधिकार अगर पूछा जाए कि ये फंडामेंटल राइट है या संवैधानिक है या कानूनी अधिकार है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, हम बात करेंगे, ठीक है, इनकी अच्छे से व्याख्या करेंगे। फिर जैसे अगर हम बात करें सूचना का अधिकार, वो फंडामेंटल राइट है या हम बोल सकते हैं कानूनी अधिकार है, इन दोनों को लेकर भी हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। इतनी बात। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि अधिकार क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, अधिकार, ठीक है ना। तो अधिकार को हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज राइट, राइट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको दो वर्ड में समझाने की कोशिश करूं, तो जो अधिकार होते हैं वो जस्टिफाइड, क्या होते हैं, वो जस्टिफाइड क्लेम होते हैं। क्या होते हैं, जस्टिफाइड क्लेम, या हिंदी में बोलूं उसको न्यायोचित दावा। क्या होते हैं, न्यायोचित दावा, ठीक है। चलो इसको और सिंपल में समझते हैं, ठीक है। देखो जो अधिकार होते हैं वो कुछ करने या नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि जो अधिकार होते हैं वो कुछ करने या नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसको समझ लेते हैं। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने धर्म को नहीं मानना है, क्या आप मेरी बात को मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। आप कहोगे कि मेरा जो धर्म है, ठीक है, मैं तो अपने धर्म को मानूंगा, और जो मैं तो अपने धर्म को क्या करूंगा, मानूंगा, ठीक है, मेरे द्वारा मेरे धर्म को मानना मेरा क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो अधिकार है वो आपको कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। आपने कहा मैं तो अपने अधिकार को मानूंगा, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो आपको राइट्स है यानी कि जो अधिकार है वो आपको कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। आपको अधिकार को मानने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, ठीक है। धन्यवाद। चलो दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 मजदूरों की आवश्यकता है और मुझे उन 2 मजदूरों से दिन रात काम करवाना है, ठीक है, 20-20 घंटे काम करवाना है, क्या वो मेरे पास चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, नहीं जाएंगे भाई मेरे साथ। वो कहेंगे कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते हो, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा हमसे काम नहीं करवा सकते हो, ये हमारा क्या है, अधिकार है। तो अब यहाँ पर समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। आपने कहा ना कि आप यानी कि आप हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना, नहीं करवा सकते हो, ये हमारा क्या अधिकार है। तो यहाँ पर जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो राइट होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो कुछ करने या नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है। अपनी बात। चलो तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अधिकार किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है, अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है, ठीक है। चलो तो अब पढ़ने वाले क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो है फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, मूल अधिकार क्या है, ठीक है। तो जो मूल अधिकार है मैं आपको 2 सेंस में समझाने की कोशिश करूंगा, एक तो नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में, दोनों सेंस में समझेंगे, ठीक है ना। तो जो मूल अधिकार है उसको हम पहले समझेंगे नेगेटिव सेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार का पॉजिटिव सेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो फंडामेंटल राइट वे अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट वे अधिकार होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट वे अधिकार होते हैं जो किसी राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध, राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध, राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध, राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हैं, हितों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि वे अधिकार, फंडामेंटल राइट वे अधिकार होते हैं जो किसी राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध, ठीक है ना, किसके विरुद्ध, निरंकुशता के विरुद्ध, ठीक है ना, के विरुद्ध नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। बात। चलो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर कौन होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक, कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। और जब से बॉटम में कौन होता है, सबसे नीचे होता है कौन, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, हम बोल सकते हैं क्या, सिटीजन, या हम बोल सकते हैं नागरिक, ठीक है ना। सबसे नीचे कौन होता है,
नागरिक होता है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए अधिक पावर, यानी क्या चाहिए, अधिक से अधिक पावर चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अधिक से कि मैं क्या रहूं, सत्ता में बनी रहूं। कौन चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन एक नागरिक को क्या चाहिए, एक नागरिक को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट को हम समझ रहे थे, ठीक है ना, तो जो स्टेट है, स्टेट या गवर्नमेंट, किसी भी नागरिक का जो स्वतंत्रता है, ठीक है, तो जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है ना, स्टेट या गवर्नमेंट किसी भी नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसके बीच में कोई बैरियर ना लगा सके, कोई बाधा ना लगा सके, इसलिए एक दीवार खड़ी की जाती है। किसकी, फंडामेंटल राइट की। किसकी दीवार खड़ी की जाती है, फंडामेंटल राइट की दीवार खड़ी की जाती है, जो स्टेट से कहती है कि यह स्टेट आप किसी भी नागरिक के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करोगे अपने मनमर्जी तरीके से। ठीक है, इतनी बात। तो फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट की दीवार क्या कहती है, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं कि कोई भी स्टेट को वो मना करते हैं, किसी भी स्टेट को क्या करते हैं, वो मना करते हैं कि आप किसी भी नागरिक के जीवन में अपनी मनमर्जी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। ठीक है, इतनी बात। यानी कि कहने का मीन्स क्या हुआ, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव का सेंस क्या है, यहाँ पर नेगेटिव का सेंस ये है कि यहाँ पर राज्य को मना किया जा रहा है, यहाँ पर राज्य को क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आप किसी भी नागरिक के जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये यहाँ पर मतलब है किसका, नेगेटिव सेंस का। ठीक है, इतनी बात। अब समझ लेते हैं किसको, पॉजिटिव सेंस। देखो पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें जनता की, ठीक है ना, यानी कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जनता या नागरिकों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं और उसको देनी भी चाहिए। भाई अगर मैं आपसे आपके अधिकार छीन लूं और आपसे मैं कह दूं कि आप अपना विकास कीजिए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को विकास करना है तो उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, यानी कि सूटेबल इन्वायरमेंट का मतलब है उसको स्वतंत्रता चाहिए। अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव का सेंस ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है तो उसका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है और वो अपना विकास क्या कर सकता है, खुद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव का सेंस ये है। और नेगेटिव का सेंस क्या है, यहाँ पर राज्य को मना किया जा रहा है कि आप किसी भी नागरिक के जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे अपनी मनमर्जी तरीके से। ठीक है, इतनी बात। और यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का सेंस ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है तो उसका ना तो कोई शोषण कर सकता है और ना ही क्या है, और वो क्या कर सकता है, अपना विकास खुद कर सकता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट को दो वर्ड में समझाऊं तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है ना, वो किसी भी व्यक्ति के नैतिक, ठीक है ना, समझ रहा है, नैतिक और भौतिक विकास के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना गया कि फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है। मैंने आपको दो सेंस में समझाने की कोशिश की, एक तो नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेट को मना किया जाता है किसी भी नागरिक के जीवन में कि तुम्हें कोई भी अपनी मनमर्जी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है ना, उनको उनकी जो स्वतंत्रता है उनमें कोई भी बैरियर नहीं लगाना है। ठीक है, चलो। और पॉजिटिव का, यहाँ पर पॉजिटिव का सेंस यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है तो वो अपना विकास खुद कर सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये तो बात हुई किसकी, फंडामेंटल राइट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कि जो फंडामेंटल राइट है उसकी प्रकृति क्या है, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट की प्रकृति। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट की प्रकृति। देखो जो फंडामेंटल राइट है उसकी नेचर को हम 3 देशों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि कितने, 3 देशों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के नेचर को। अब कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से रखना है। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसको ध्यान में रखें, इंग्लैंड को ध्यान में रखेंगे। किसको, इंग्लैंड में ध्यान में रखकर किसको करेंगे, फंडामेंटल राइट की प्रकृति को पढ़ेंगे। फिर कौन है, यूएसए। फिर किसको पढ़ेंगे, अपने भारत महान को, इंडिया को। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट की जो नेचर है हम 3 देशों के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है, ठीक है ना, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। और यूएसए के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव का सेंस समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो इंग्लैंड है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर उनके जो नागरिक हैं उनके पास क्या होने वाले हैं, फंडामेंटल राइट होने वाले हैं।
ठीक, क्या होंगे, फंडामेंटल राइट होंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी देश है उसके अंदर अगर सिटीजन के पास, नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो एक लोकतंत्रात्मक देश नहीं है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है अपनी बात। तो अगर मैंने कहा कि जो इंग्लैंड है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फंडामेंटल राइट भी बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन क्या अभी आपने कभी पढ़ा है या सुना है कि इंग्लैंड के अंदर ये फंडामेंटल राइट होते हैं या इतने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि जो इंग्लैंड है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के अंदर नहीं लिखे गए हैं, ना ही ये बताया गया है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पर नेगेटिव सेंस का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इंग्लैंड है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो उनके संविधान में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है ना, नहीं लिखे गए हैं, ये होता है क्या है, नेगेटिव का सेंस। ठीक है ना। अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नॉट इन्यूमरेटेड। क्या बोल सकते हैं, नॉट इन्यूमरेटेड। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट इन्यूमरेटेड बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि संविधान के अंदर नहीं लिखे गए हैं कौन, फंडामेंटल राइट को। ठीक है ना, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, इंग्लैंड के फंडामेंटल राइट की नेगेटिव है। ठीक है, देखो इंग्लैंड के अंदर क्या कहा, देखो इंग्लैंड जो इंग्लैंड है वो ये कहता है अपने नागरिकों से कि भाई आप क्या कीजिए, आप जो इंग्लैंड की जो परंपरा है और उसके जो नियम कानून है, ठीक है, उनको मतलब कि उनका आपको उल्लंघन नहीं करना है, वो लेशन नहीं करना है और बाकी सब कीजिए। ठीक है, यानी कि आप बाकी कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको क्या करना है, ब्रिटेन की जो परंपरा है, उनके जो नियम कानून है उनका उल्लंघन नहीं करना है, बाकी सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है वो कहीं ना कहीं एक लाइन में ही क्या कर दे रहा है, जो वहाँ के जो नागरिक है उनको सुविधा प्रदान कर दे रहा है। ठीक है, उसका एक ही मानना है कि बाकी सब चीज करो तुम, ठीक है, बस उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। तो बस उसने क्या कर दिया, एक लाइन के अंदर सभी क्या कर दिए, राइट दे दिए, किसको, वहां के सिटीजन को। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो इंग्लैंड है उसमें अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट के नेचर की तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का सेंस ये है कि वहां पर जो इंग्लैंड के जो फंडामेंटल राइट है उनको उसके संविधान में नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया है का मतलब क्या है, उसकी जो क्या है नेचर है वो नेगेटिव है। ठीक है, अपनी बात चलो और समझ लेते हैं। अब क्या समझते हैं, अब समझ लेते हैं किसको, यूएसए को। किसको समझते हैं, यूएसए को समझते हैं। देखो यूएसए का जो फंडामेंटल राइट का जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये हो जाएगा कि यूएसए के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो बकायदा लिखे गए हैं और ये भी बताया गया है कि वो कितने प्रकार के हैं। अगर ये भी बताया गया है कि वो कितने प्रकार के हैं तो हम कह देंगे कि यूएसए के जो फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है वो, पॉजिटिव है। यानी कि इसके लिए एक टर्म में यूज आएगी, क्या है, इन्यूमरेटेड। क्या कहेंगे इसको, इन्यूमरेटेड कहेंगे। ठीक है ना, इन्यूमरेटेड का मतलब होता है गिना हुआ। ठीक है ना, गिना हुआ का मतलब ये है कि इतने हैं उसके अंदर। ठीक है ना, क्या है, उनको गिना गया है, इतने उसके अंदर मेंशन है, इतने प्रकार के हैं उसके अंदर। ठीक है, इतनी बात तो इन्यूमरेटेड है। ठीक है ना, और ये क्या है, नॉट इन्यूमरेटेड है, इसको लिखा ही नहीं गया है भाई संविधान के अंदर। इसके अंदर क्या है, बकायदा क्या है, संविधान के अंदर लिखा गया है यूएसए के कि इतने प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, और वो इतने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ली गई है, हमने यूएसए से ली है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के जो फंडामेंटल राइट होंगे वो प्रभावित होंगे किससे, यूएसए से। किससे, यानी कि यूएसए का प्रभाव देखने को मिलेगा। और यूएसए के फंडामेंटल राइट का जो प्रकृति क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी भी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। पॉजिटिव क्यों होने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं, 6 मूल अधिकार हुए हैं। हमें ये भी पता है कितने हैं वो। ठीक है, और उसको कहाँ लिखा गया है, ये सब चीज पता है। कहने का मीन्स ये है कि जो भारत के अंदर जो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसको भारत के संविधान के अंदर लिखा गया है। अगर लिखा गया है तो क्या है, इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यूएसए की भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अपनी बात। चलो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने कौन सा टॉपिक, अभी हमने जाना कि जो फंडामेंटल राइट है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कौन सा होगा, वो होने वाला है क्या, राज्य की परिभाषा। इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात करेंगे क्यों राज्य की परिभाषा इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब कौन सा है, वो है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट के अंदर राज्य क्या परिभाषा है ना,
इसका मतलब क्या है, आप इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जब हम यहाँ पर किसकी, यहाँ पर जो राज्य की जो परिभाषा है, यहाँ पर राज्य की परिभाषा की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी हमने फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ा था कि जो क्या होते हैं, जो फंडामेंटल राइट होते हैं वे अधिकार होते हैं जो राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध क्या करते हैं, नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं। तो वहां पर एक एक हम किसको टारगेट कर रहे हैं, एक वर्ड आया था क्या, स्टेट। क्या आया था, स्टेट, यानी कि राज्य की निरंकुशता से। तो यहाँ पर क्या आया था, एक राज्य, स्टेट आया था, ठीक है ना। तो अगर हमें स्टेट को ही डिफाइन होगा, यानी कि अगर हमें स्टेट को ही नहीं अगर हम डिफाइन कर पाएंगे तो हम कैसे एक सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, क्या आवाज को समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो राज्य की परिभाषा, यहाँ पर राज्य की परिभाषा इसलिए, राज्य की परिभाषा की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो स्टेट से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, किससे, स्टेट से। ठीक है, अगर स्टेट ही डिफाइन नहीं होगा तो हम कैसे किसी भी नागरिक की जो फंडामेंटल राइट है उसको क्या कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। अब देखो अगर मैं आपको अगर कोई ए व्यक्ति है, ठीक है ना, चलो समझते हैं इसको। कोई ए व्यक्ति है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टेट के दायरे में भी नहीं आता है। अगर फिर भी ये आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो आप इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेट के दायरे में नहीं आ रहा है। आप इसको कोर्ट यानी कि आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है ना। और अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो स्टेट के दायरे में आता है और वो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो फिर आप उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वो स्टेट के दायरे में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो अब हम क्या बात करने वाले हैं कि अब जो राज्य की जो परिभाषा, देखो एक बात समझिए यहाँ पर कि जो राज्य की परिभाषा है ना वो आर्टिकल 12 से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्टिकल 12 से। यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के अंदर कौन कौन आएगा। ठीक है, कौन कौन आएगा ये बताया गया है किसके अंदर, आर्टिकल 12 के अंदर। ठीक है, इतनी बात। अब देखो राज्य की जो परिभाषा है ना हम वो दो आधारों पर दे सकते हैं। किस पर, दो आधारों पर। अब वो दो आधार कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक तो आधार है क्या, राजनीतिक। क्या आधार है, एक राजनीतिक तौर पर हम राज्य की परिभाषा दे सकते हैं। एक दे सकते हैं संवैधानिक रूप से, संवैधानिक तौर पर हम क्या दे सकते हैं, राज्य की परिभाषा को दे सकते हैं। ठीक है, जब हम राजनीतिक तौर पर राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो वहां पर 4 एलिमेंट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। यानी कि 4 एलिमेंट से ही मिलकर क्या बनता है, स्टेट बनता है। जब हम किसकी बात करते हैं, राजनीतिक तौर पर बात करते हैं स्टेट की परिभाषा की। ठीक है ना, तो वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो जो 4 एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कौन, लैंड। क्या होती है, लैंड, भूमि होती है। फिर कौन होती है, पॉपुलेशन। ठीक है ना, यानी कि जनसंख्या। अगर जनसंख्या है भाई उस पर क्या करने के लिए, ठीक है ना, अब जनसंख्या पर क्या करने के लिए, शासन करने के लिए कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो फिर कौन होती है, गवर्नमेंट। फिर जो गवर्नमेंट है ना वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संप्रभु यानी सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का राजनीतिक तौर पर, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से, एक तो लैंड, भूमि आती है, पॉपुलेशन आती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य बनाना है तो उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, उसको जनसंख्या चाहिए, उसको एक गवर्नमेंट चाहिए, और क्या चाहिए, वो जो गवर्नमेंट हो क्या हो, संप्रभु हो। वो किसी भी यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी दूसरे राज्य के दबाव में करके अपने निर्णय ना ले। ठीक है ना, वो अपनी स्वतंत्रता से सभी क्या ले, निर्णय ले। ठीक है ना, ये बात आगे समझे। चलो अब ये हमने पढ़ा क्या, राजनीतिक तौर पर। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संविधान को। ठीक है ना, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें किस तौर पर पढ़नी पड़ेगी, संवैधानिक तौर पर पढ़नी पड़ेगी। क्या, जो राज्य की परिभाषा है। ठीक है, इतनी बात। चलो अब हम किस आधार पर पढ़ेंगे, संवैधानिक तौर पर। यानी कि अब हम बात करने वाला है कि संवैधानिक तौर पर राज्य की परिभाषा में कौन कौन आएगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन आएगा हम बता देते हैं इसमें कौन कौन आने वाला है। ठीक है ना, तो कौन कौन आएगा, एक तो आता है इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। कौन आती है, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझते रहना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगी।
फिर कौन आता है, फिर आता है कौन, पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कौन आएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कौन आएगी, फिर आएगी स्टेट लेजिस्लेचर, कौन आएगी, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधायिका, ठीक है, इतनी बात। फिर कौन आएगी, फिर आएगी जो क्या होगी, प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्या आएगी, गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट, ठीक है, आप समझ लेना इसको, ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, फिर कौन आएगी, उसके बाद आएगी कौन, लोकल अथॉरिटीज, क्या आएगी, लोकल अथॉरिटीज आएंगी, लोकल अथॉरिटीज, आप लिखते रहना भाई, ठीक है ना, कौन आएगी, लोकल अथॉरिटीज आएगी। फिर उसके बाद कौन आता है, लोकल अथॉरिटीज के बाद आएगी कौन, अदर्स, अदर्स, अदर्स अथॉरिटीज, ठीक है ना, कौन आएगी, अदर अथॉरिटीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको, अगर हम संवैधानिक तौर पर राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं, या आर्टिकल 12 के अंदर अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा के अंदर कौन कौन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, वो आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार आने वाली है, ठीक है। फिर कौन आएगी, पार्लियामेंट आएगी, संसद आएगी। फिर कौन आएगा, स्टेट यानी कि राज्य विधायक आएगी, स्टेट लेजिस्लेचर आएगी। फिर कौन आएगी, गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य की सरकार आ जाएगी, ठीक है ना। फिर कौन आ जाएगी, लोकल अथॉरिटीज आ जाएगी, ठीक है। फिर यानी कि लोकल का मतलब स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है ना। फिर कौन आ जाएगा, अदर अथॉरिटीज आ जाएगी, अन्य प्राधिकारी, ठीक है ना। इतनी बात आगे समय अब समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, उसके अंतर्गत आता है कौन कौन, राष्ट्रपति और पीएम, और पीएम की क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप समझते रहना, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है राष्ट्रपति और पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका मंत्री परिषद आता है, ठीक है ना। तो राज्य की परिभाषा के अंदर कौन आएगा, एक तो राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति आ जाएगा, कौन आ जाएगा, पीएम आ जाएगा, पीएम के जितने सारे मंत्री हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना, किसके अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत। और यदि, ठीक है, अब इसको समझिए, अगर राष्ट्रपति स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आ गया, तो अगर वो, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्या है, अगर राष्ट्रपति, पीएम या उसकी जो मंत्री परिषद है, उसके जितने सारे मंत्री है, अगर वो स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आ गए, तो याद रखना, अगर वो किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वोलेशन करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इतनी बात तो याद रखना। तो याद रखना है, राज्य की परिभाषा के अंदर जितने भी सारे व्यक्ति आएंगे, अगर वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वोलेशन करता है, तो याद रखना उसको किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इतनी बात, उसके खिलाफ मुकदमा वहां पर दायर किया जा सकता है, ठीक है, इतनी बात। चलो, ये हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा। उसके बाद सेकंड कौन बताया मैंने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद के अंदर कौन कौन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ गए, राज्य की परिभाषा के। अगर वो राज्य की परिभाषा के अंदर आ गए हैं, और इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता है, तो उसको भी कहां पर, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अब कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, ठीक है ना, कौन है, राज्य विधायिका, ठीक है ना। इसके अंदर कौन आ जाएगी, विधानसभा आ जाएगी, विधान परिषद आ जाएंगे, ठीक है ना, कौन आ जाएगी, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद के जो व्यक्ति हैं, जो उसके अंदर क्या है, जो कैंडिडेट है, अगर वो भी क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, या किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर दे रहे हैं, तो उनको भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आगे समझते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य की सरकार भाई, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर कौन आता है, सीएम आता है ना, कौन आता है, सीएम आ जाता है, और सीएम के कौन, परिषद यानी कि मंत्री परिषद, सीएम और उसकी मंत्री परिषद, ठीक है। अगर सीएम भी, मुख्यमंत्री भी और उसके मंत्री भी क्या करे, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वोलेशन करे, तो उसको भी कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है उनके ऊपर भी, ठीक है ना। अगर हम बात करें लोकल अथॉरिटीज की, ठीक है ना, स्थानीय प्राधिकरण की, अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन, जैसे अगर हम बात करें जिला पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है ना, कौन, नगर पालिका, जिला बोर्ड, ठीक है ना,
हम बोल सकते हैं ग्राम पंचायत, तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने सब बोल दिया जिला पंचायत, ठीक है ना, मैंने कहा नगर पालिका, ठीक है ना, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला बोर्ड, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी सारे लोग आते हैं, जितने भी सारे क्या आते हैं, व्यक्ति आते हैं, वो किसके दायरे में आ गए, राज्य की परिभाषा के। और जो भी राज्य की परिभाषा के दायरे में आ जाएगा, अगर वो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वोलेशन करेगा तो उसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, कहाँ पर, कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। अपनी बात अब किसकी बात करने वाले हैं, अदर अथॉरिटीज की, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर आ जाएंगे जितने भी सारे गवर्नमेंट, जितने भी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि जो नौकर हैं, जितने भी सारे क्या हैं, सरकारी नौकरी मिली हुई है जिन भी व्यक्तियों को, सारों को, ठीक है ना, तो सरकारी नौकर आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो सारे आ जाएंगे, जितने भी जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। वो चाहे सारे बैंक हो, ठीक है, चाहे आईआईटी हो, चाहे वो क्या हो, डीआरडी हो, ठीक है, या इसरो हो, क्या हो, इसरो हो, यहाँ तक कि इसरो भी सारे क्या आ जाते हैं, इस अदर अथॉरिटीज के अंदर आ जाते हैं। अगर वो भी किसके अंदर आ गए, इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत में आने का मतलब क्या है, राज्य की परिभाषा के अंदर। तो ये सारे अदर अथॉरिटीज के जितने भी सारे व्यक्ति हैं, अगर वो किसके अंदर आ गए, राज्य की ये क्या आते हैं, सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर इन्होंने किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वोलेशन किया तो इनको भी सबको कहाँ चैलेंज किया सकता है, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, इनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। इतनी बात। तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक विडंबना है, मैंने यहाँ पर किसका नाम लिया है, मैंने यहाँ पर जुडिशरी का नाम नहीं लिया है, न्यायपालिका का नाम नहीं लिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या आर्टिकल 12 हमें न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, देखो अगर ये मैंने जितने भी सारे व्यक्ति बताए हैं, ठीक, जितने सारे व्यक्ति बताए हैं, अगर ये किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वोलेशन कर रहे हैं, तो इनको कहां पर, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर खुद कोर्ट ही यानी कि कौन, न्यायपालिका ही क्या करने लगे, फंडामेंटल राइट का वोलेशन करने लगे, तो फिर कहाँ जाएगा व्यक्ति, ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे, सही बात को भाई। जैसे अगर हम भूत से बचने के लिए, भूत प्रेतों से बचने के लिए हम भगवान की शरण लेते हैं, और अगर भगवान ही में क्या करने लगे, परेशान करने लगे, तो फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना बातों को। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आर्टिकल 12 है, जो आर्टिकल 12 है वो जुडिशरी से अभी तक क्या कर रहा है, कोई भी हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 12 हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, किससे, जुडिशरी से। लेकिन आपको एक प्रश्न याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर वो पॉइंट कौन सा है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है, अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो पर्सन ये है, क्या जुडिशरी, ठीक है, क्या जुडिशरी आर्टिकल, क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 से, ठीक है, क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत, 12 के तहत, क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत, ठीक है ना, नागरिक को, या हम बोल सकते हैं क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पर्सन है, ठीक है, पर्सन क्या है, क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो कंडीशन समझनी है, दो कंडीशन कौन सी है, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर जुडिशरी यानी कि अगर न्यायपालिका न्यायिक कार्य करे, क्या करे, न्यायिक कार्य, ठीक है ना, न्यायिक कार्य करे, क्या करे, न्यायिक कार्य, ठीक है, यानी कि जो दोषी है उसको क्या करे, सजा दे, ठीक है ना, क्या जो दोषी है उसको क्या करे, सजा दे, सिद्ध करके, प्रूफ करके, कैसे भी करके, ठीक है, इसका मतलब है न्यायिक कार्य करे। अगर जुडिशरी न्यायिक कार्य करती है तो उसको राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं लाया जाएगा, ठीक है ना, उसको क्या है, राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं लाया जाएगा। अगर वो राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं आएगी तो अगर नहीं आएगी तो अगर फिर भी ये किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वोलेशन करती है तो फिर इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रही है, ठीक है। एक तो पॉइंट याद रखना है, अगर जुडिशरी न्यायिक कार्य करे तो उसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर वो न्यायिक कार्य नहीं करे, ठीक है ना, दोषी को सजा नहीं दे पा रही है, ठीक है ना,
तो याद रखना है उसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लाया जा सकता है, ठीक है ना। किसको? जुडिशरी को। अगर ये पाया गया कि जो जुडिशरी है वो न्यायिक कार्य नहीं कर रही है तो उसको राज्य की परिभाषा के अंदर ला सकते हैं। और यदि उसको राज्य की परिभाषा के अंदर लाया जा सकता है तो अगर वो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करती है तो उसको कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, उस पर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है ना। तो आज हमने इस तो आज जो अगर हम बात करें इस वीडियो में, आज हम थोड़ा इतना ही मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी जो वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने कितने 4 टॉपिक, यानी कि अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, जो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की प्रकृति क्या है, राज्य की परिभाषा, तो अभी तक हमने केवल 4 टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। जो और अन्य पार्ट बच रहे हैं, जो अन्य टॉपिक बच रहे हैं उनको अन्य पार्ट में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैंने कहा क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर जुडिशरी क्या करती है? न्यायिक कार्य करती है तो उसको राज्य की परिभाषा के अंदर ला सकते हैं, नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना, सॉरी। अगर न्यायिक कार्य करती है कौन? जुडिशरी, तो उसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। अगर नहीं लाया जा सकता है तो उसको कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर वो कार्य नहीं कर रही है, अपना न्याय कार्य नहीं कर रही है, तो तब उसको क्या कर सकते हैं? राज्य की परिभाषा के अंदर ला सकते हैं। अगर उसको राज्य की परिभाषा के अंदर ले आए तो क्या कर सकते हैं? फिर उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कुछ फंडामेंटल राइट के कुछ टॉपिकों को, ठीक है ना। तो अभी हमने जो फंडामेंटल राइट के कुछ टॉपिकों को कर लिया है, जैसे अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट की नेचर क्या होती है, उसकी परिभाषा, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 टॉपिकों को डिस्कस किया है, ठीक है। जो और अन्य टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है, उनको अदर क्लास में हम क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको अगर मैं आपको कुछ समझाने में सक्षम हो पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।